गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास भाग के अंतर्गत मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मुद्रण संस्कृति की विभिन्न तरीकों मुद्रण के विभिन्न तरीकों के विषय में पढ़ा। विभिन्न मशीनों के विषय में हमने जो बताया उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव के विषय में पढ़ा और मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप नया पाठक वर्ग जो सामने आया उसके विषय में जानकारी हासिल की। और धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, मुद्रण और प्रतिरोध, पढ़ने का जुनून और 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति में किस प्रकार बदलाव आया तथा भारत में प्रिंटिंग की दुनिया के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ ही धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों में मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान था, इसके विषय में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया, जानकारी हासिल की बच्चों। अब हमारा नया टॉपिक है प्रकाशन के नए रूप। क्या है बेटा? प्रकाशन के नए रूप, यह हमारा आज का टॉपिक है। तो यूरोप में विकसित उपन्यास नाम की साहित्यिक विधा, साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। आप लोगों ने हिंदी के अंतर्गत पढ़ा होगा, जैसे उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है। तो ये सब जो होते हैं, नाटक है, ये सब साहित्य की विधा कहे जाते हैं। तो साहित्यिक विधा भारतीय शक्ल और शैली में लोगों के अंदर अपनी जिंदगी, तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत जैसी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। तो ये प्रकाशन, जो नया प्रकाशन सामने आया, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस के पूर्ण विकास से प्रकाशन के नए नए लेखन की आवश्यकता होने लगी। क्या हुई कि प्रकाशन की नए नए लेखों की आवश्यकता होने लगी और उपन्यास के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, संगीत, कहानियाँ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लेख विश्व के समस्त पाठकों की मांग बन गई और 19वीं शताब्दी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी प्रकाश में आई, आकार ले रही थी। राजा रवि वर्मा, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने तस्वीरें बनाई और बाजार से सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हर तरह की मुद्रण सामग्री अब बाजार में उपलब्ध हो गई थी। गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये भी पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गया था, यानी लोग पढ़ने लगे थे। और अब छवियों की नकल या प्रतियां आसानी से बनाई जा सकती थी। किसके द्वारा? चित्रकला के द्वारा, प्रिंट के द्वारा आदि के द्वारा किसी की भी छवि की प्रति बनाई जा सकती थी। और अपने ज़िंदगी में जुड़े हुए लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे,
उनकी प्रतियां बना करके उनको संजोया जा सकता था। बाज़ार में आसानी से उपलब्ध तस्वीरों और कैलेंडरों से गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों को सजाया करते थे। आज भी हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में कैलेंडर लगाते हैं, दीवार पर लटकाते हैं और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने पूर्वजों के फ़ोटो जो होते हैं, तस्वीर होते हैं, उनको हम सजा कर के रखते हैं। किस लिए रखते हैं बच्चों? यादगार जो उनकी बनी रहे, रिश्ता जुड़ा रहे, इसलिए हम अपने बुज़ुर्गों के फ़ोटो दीवार पर लगा के रखते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? मुद्रण से ही संभव हुआ। और इसके साथ ही चित्रकारों ने जो चित्र बनाया उससे भी, और साथ ही बाज़ार में आसानी से उपलब्ध तस्वीरों और कैलेंडरों के कारण हम अपने घरों को, दफ्तरों को सजाते हैं। और 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। तो कैरिकेचर और कार्टून कब छप रहे थे बच्चों? 1870 यानी कि 19वीं शताब्दी में छोटे छोटी किताबें जो छप रही थी उसे कैरिकेचर और कार्टून, जैसा कि आजकल भी पेपर में निकलता है, कार्टून की अलग से कॉमिक्स की बुक आती है जो बच्चे पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। ये सब कब छपना शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में, 70 के दशक में कार्टून की किताबें और छोटी छोटी पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी थी, जो कि सस्ती थी, सुलभ थी, इसलिए लोग इसे आसानी से प्राप्त कर लेते थे और चाव से पढ़ते थे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? महिलाएं और मुद्रण। तो महिलाओं का मुद्रण संस्कृति में क्या योगदान था? अब हम इसके विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पत्र पत्रिकाओं में जब महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं गहनता से लिखी जाने लगी और नारी शिक्षा की ज़रूरतों को रेखांकित किया गया, तब मध्यवर्गीय परिवारों में महिलाओं का पढ़ना आसान हो गया। और यह कैसे हुआ था, यह आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक सुधार आंदोलन के दौरान पढ़ा है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हर क्षेत्र में समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ समाज सुधारकों द्वारा आवाज़ उठाई गई। शिक्षा के पिछड़ेपन में सुधार लाने के लिए सभी देशों में विभिन्न समाज सुधारक हुए, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह से धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और सभी देशों में परिवर्तन आया। इसी तरह से भारत में भी मध्यकाल में क्या हुआ था कि महिलाओं को घरों में कैद कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, तो उसमें आप पाएंगे कि भारत में न तो पर्दा प्रथा प्रचलित थी, ना ही बाल विवाह हुआ करता था प्राचीन भारत में, और न ही महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता था। यानी महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। किंतु जब मध्यकाल में हमारे देश में मुसलमान आए और शासन करना प्रारंभ कर दिया, तो मुसलमानों ने महिलाओं की सुंदरता पर लुब्ध होकर के विभिन्न राजघरानों पर आक्रमण किया। जैसा कि आप लोगों ने पद्मिनी पिक्चर के अंतर्गत देखा होगा, जोधा अकबर जो बनी है उसको भी देखा होगा। तो इन सब पिक्चरों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये मुस्लिम शासक महिलाओं के प्रति आकर्षित होकर के आक्रमण करते थे।
तो जब शासकों की महिलाओं की ये स्थिति थी तो आम नारियों की क्या स्थिति रही होगी। अकबर जिसे महान शासक के रूप में माना जाता है, वह भी मीना बाजार लगवाया करता था, और जो महिला सुंदर दिख जाती थी, चाहे वह बच्ची हो या युवा हो या 40 के 50 के आसपास हो बच्चों, उन्हें उसके सैनिक उठा लेते थे और अकबर के हरम में पहुंचा दिया जाता था। बाद में अकबर में सुधार आया और महान शासक बना। जब वह राजपूतों के संबंध में आया, संपर्क में आया, तब जा कर के उसमें काफ़ी सुधार हुआ। जब उसका विवाह जोधा से हुआ और विभिन्न राजपूत घरानों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और उसके मन में जब भारत का सम्राट कहलाने की ललक उत्पन्न हुई, तब उसने अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना शुरू किया। वो बात अलग है बच्चों। लेकिन मध्यकाल में महिलाओं की शिक्षा का स्तर एकदम निम्न हो गया था, क्योंकि वो घरों में कैद कर दी गई थी। अपनी आन बान शान बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए लोगों ने लड़कियों को घरों में रखना उचित समझा, और जल्दी से जल्दी माता पिता शादी कर देते थे, जिससे कि बाल विवाह का प्रचलन हो गया। और चेहरा न दिखे इसलिए चेहरे को ढकना शुरू कर दिया लोगों ने, पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था। किंतु जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में आरंभ हुआ, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक वर्ग जो भारतीय थे, उन्होंने क्या किया कि इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें राजा राम मोहन राय अग्रणी रहे। इसके साथ ही बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जैसे ज्योतिबा फूले थे, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, अनेकों समाज सुधारक हुए, रमाबाई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए लोगों के पढ़ने लिखने पर भी बल दिया, और विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, और लोग स्कूल जो है उदार पिता और पति उन्हें घर पर ही पढ़ाने लगे। लेकिन जब स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। इस प्रकार से महिलाएं स्कूल में जाने लगी, लड़कियां स्कूल में जाने लगी। लेकिन अनेक रूढ़िवादी हिंदू मानते थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाती है। अब यह हंसने वाली बात है कि नहीं है कि पढ़ने से, विधवा होने से क्या संबंध है। किंतु हिंदुओं में यही भावना प्रचलित थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। और इसी तरह दकियानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी किस्से कहानियाँ पढ़कर औरतें बिगड़ जाती हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने लड़कियों को, अपने औरतों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। कई बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया और गुपचुप ढंग से लिखना पढ़ना शुरू किया। कुछ ने अपनी आत्मकथा भी अपने पन्नों पर उकेरी, तो कुछ ने महिलाओं के अनुभवों को लिखना शुरू किया। तो ये थी महिलाओं द्वारा मुद्रण संस्कृति का प्रयोग। तो उदारवादी पिता, जैसा कि अभी हमने बताया कि उदारवादी पिता और पति जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ महिलाओं को शिक्षित करने लगे। और 19वीं शताब्दी के अंत में जब शहरों में स्कूल स्थापित होने लगे, तब महिलाओं को स्कूल भेजा जाने लगा, और कई पत्रिकाओं ने महिलाओं को जगह दी। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। अनेक महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें प्रमुख रूप से जिन महिलाओं ने योगदान दिया, अब हम उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे बच्चों कि किन किन महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मुद्रण संस्कृति में लेखन किया था, कौन कौन सी किताबें लिखी थी। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो महिलाओं का योगदान किसमें, मुद्रण संस्कृति और महिलाएं। तो सबसे पहले रस सुंदरी देवी थी।
कौन था? रस सुंदरी। पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में रस सुंदरी देवी का जन्म हुआ था और एक युवा विवाहित लड़की रस सुंदरी देवी ने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुंवारेपन पर लिखना शुरू किया, बल्कि क्या थी? युवा थी, साथ ही विवाहित लड़की भी थी। रस सुंदरी ने रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा। यानी इन्होंने क्या किया? घर का काम काज करते हुए घर के अंदर पढ़ना लिखना सीखा और 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवनी लिखी। कल्पना करिए बच्चों कि उस समय कितना प्रतिबंध था महिलाओं को, कि इन्होंने छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीखा और इनमें कितनी ललक थी पढ़ने की कि इन्होंने अपनी आत्मकथा आमार जिंदगी लिखी। किसके द्वारा लिखी गई आमार जिंदगी बच्चों? रस सुंदरी देवी द्वारा। और दूसरी महिला हैं कैलाश वासिनी देवी। क्या नाम है इनका? कैलाश वासिनी देवी। इन्होंने क्या किया? 1860 के दशक में कैलाश वासिनी देवी जैसी कुछ महिलाओं ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। यानी कि इन्होंने अपने ऊपर नहीं लिखा, बल्कि महिलाओं के अनुभवों पर इन्होंने लिखना शुरू किया। और जैसे जैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती थी तथा उन्हें कैसे कठिन घरेलू कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, तो कैलाश वासिनी देवी ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के प्रति अपनी लेखनी आरंभ की, यानी लिखना शुरू किया। बच्चों, किसने शुरू किया? कैलाश वासिनी देवी ने 1860 के दशक में महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। और किस प्रकार का लेख लिखती थी? जो घरों में महिलाएं कैद करके चार दीवारी के अंदर रखी गई थी, उस अनुभवों पर लिखती थी। अनपढ़ बना करके जो रखी गई थी, उन पर इनका लेख लिखा जाता था और उन्हें कठिन घरेलू कार्य करने के लिए महिलाओं को किस प्रकार मजबूर किया जाता था, उनका अन्यायपूर्ण व्यवहार उनके साथ जो किया जाता था, शोषण किया जाता था, उस पर कैलाश वासिनी देवी ने लेख लिखना शुरू किया। अगली महिला हैं ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। क्या नाम है बेटा? जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए अपनी लेखनी उठाई, प्रचार प्रसार शुरू किया। उनमें तीसरी महिला हैं ताराबाई शिंदे और चौथी हैं पंडिता रमाबाई। इन दोनों लोगों ने 1880 के दशक में महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी महिला लेखकों ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के दुखी जीवन के विषय में लिखा। तो पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे द्वारा सर्वप्रथम विधवा महिलाओं की कठिन जिंदगी को लोगों के सामने लाने का अपनी लेखनी के द्वारा प्रयास किया गया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत ही दुष्कर होती थी। आप लोगों ने बहुत सारे राजस्थानी सीरियल आते हैं जिसमें विधवाओं पर किस तरह के अत्याचार किए जाते थे उसको दिखाया जाता है। उसमें कुछ वास्तविकता होती है, कुछ काल्पनिक चीज़ों को भी मनोरंजन के लिए डाल दिया जाता है, लेकिन सच्चाई जो होती है वो
समाहित होती है उसमें कि जैसे इन्हें केवल सफ़ेद वस्त्र पहनना होता था, चाहे वो 10 साल की बच्ची विधवा हो या 50 साल की अवस्था की औरत हो, तो इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाना वर्जित कर दिया जाता था। किसी भी समारोह में इन्हें भाग नहीं लेना होता था, इन्हें सादा खाना होता था। तो बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें समाज से काट दिया जाता था और कठोर जिंदगी जीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। तो इनकी क्या गलती थी? क्या विधवा होना कोई अपराध था, कानूनन जुर्म था? नहीं ना। फिर भी इन पर ये कठोर शर्तें जो लादी जाती थी, उनको देख करके इन लोगों का हृदय द्रवित हुआ और इन लोगों ने अपनी लेखनी में विधवा महिलाओं के दुख दर्द को उतारना शुरू कर दिया और लोगों के सामने महिलाओं की स्थितियों को लाने का प्रयास किया। कौन थी ये महिला जो विधवा महिलाओं के दर्द को सामाजिक तौर पर उजागर करने में लगी थी? ये थी ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। दोनों ही महाराष्ट्रियन थी, मतलब मुंबई की महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अगली महिला जिन्होंने मुद्रण संस्कृति में अपना योगदान दिया और महिलाओं के लिए कार्य किया, वो हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इनका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बच्चों। क्या नाम है? बेगम रुकैया सखावत हुसैन। वर्ष 1926 में प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यिक आंकड़ा बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने धर्म के नाम पर महिलाओं को शिक्षा से रोकते हुए पुरुषों को अस्वीकार कर दिया। जो धर्म के नाम पर महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता था, पढ़ने से रोका जाता था, शिक्षित होने के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती थी, उस पर इन्होंने साहित्यिक आंकड़ा प्रस्तुत किया। कौन थी ये? बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति के माध्यम से महिलाओं के दुख दर्द को सामाजिक स्तर पर लाने का प्रयास किया। लोगों के मन में महिलाओं के प्रति अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया और ये काफ़ी हद तक अपने प्रयास में सफल भी रही। इन्होंने पंडिता रमाबाई ने स्कूल खोलने के लिए भी चंदे इकट्ठा किए थे और इनके प्रयासों के फलस्वरूप कुछ स्कूलों की स्थापना भी हुई थी बच्चों। तो ये जो महिलाएं थीं, इन्होंने मुद्रण संस्कृति का काफ़ी लाभ उठाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें फिर से नाम बता दे रहे हैं कौन कौन सी थी। कैलाश वासिनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। ये उच्च जात की नारियों के बारे में जोश और रोष के साथ लिखा कि कैसे महिलाएं घरों में अनपढ़ बंदी बनकर रहती हैं, अनपढ़ साथ में बंदी की तरह घर के काम बोझ उठाती हैं, घर वालों की सेवा करती हैं और दुत्कारी भी जाती हैं। विभिन्न भाषाओं में प्रिंट संस्कृति पहले ही विकसित हो गई थी, लेकिन प्रिंट संस्कृति और महिला शिक्षा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रिंट संस्कृति और महिला शिक्षा। इस पर प्रकाश डालने से पहले हम आपको यह बताते चलें कि भारत में ही ऐसी स्थिति नहीं थी कि महिलाओं को चार दीवारी में कैद करके रखा गया था बच्चों। यह पूरे विश्व की स्थिति थी। आप लोगों ने
9th क्लास में पढ़ा है कि यूरोप में महिलाओं को सीधा साधा और सीधा साधा रखने के लिए, उन्हें सुशील बनाने के लिए सिर से पैर तक कपड़े लाद दिए गए थे और साथ ही कमर में कस करके रिबन बांधा जाता था। इतना कस करके बांधा जाता था कि महिलाएं झुक करके चलने लगती थी, कमर कट जाती थी। इस वजह से लड़कियां, इतने टाइट कपड़े कमर के पास होते थे कि लड़कियां स्वतः झुक जाती थीं। और इसे ऐसा क्यों किया जाता था, ऐसा कपड़ा क्यों पहनाया जाता था? इसलिए कि लड़कियां तन करके न चलें बल्कि शर्मीली दिखें। तो बच्चों, केवल भारत में ही नहीं, भारत में तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ये मुसलमानों के आने के बाद यहाँ स्थिति में गिरावट आई और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से थोड़ी बहुत महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। फिर भी यहाँ की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी विदेशों की अपेक्षा। आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ा है कि जर्मनी में हिटलर ने क्या फतवा जारी किया था महिलाओं के प्रति। उसने कहा था कि महिलाओं का काम केवल बच्चे पैदा करना है और बच्चों को देश सेवा के लिए तैयार करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का और कोई काम नहीं है, और जो महिला इससे इतर कोई काम करना चाहती थी उसको मार दिया जाता था। तो ये स्थिति जर्मनी में थी। कब थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो आप सोच सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। तो बच्चों 20वीं शताब्दी तक यह स्थिति थी। तो यूरोप की अपेक्षा हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, प्रिंट संस्कृति और महिला शिक्षा। तो उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, परंतु गंभीरता से हिंदी जो है, हिंदी हमारी जो हिंदी संस्कृति है प्रिंट, ये गंभीरता से हिंदी की छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में प्रारंभ हुई। तब उर्दू, मराठी, तमिल, बंगाली के पश्चात हिंदी की छपाई शुरू हुई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गईं। इनमें महिलाओं की तालीम यानी शिक्षा, तालीम क्या है? उर्दू शब्द है। विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब के राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। तब अभी भी एक तरफ महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न समाज सुधारक कार्य कर रहे थे, तो बच्चों दूसरी तरफ रूढ़िवादी भी थे जो महिलाओं को क्या बनाना चाहते थे? आज्ञाकारी पत्नियां बनाना चाहते थे। और इन्हीं में से थे पंजाब के राम चड्ढा। इनका नाम क्या था बच्चों? पंजाब के थे ये, इनका नाम था राम चड्ढा। और ये महिलाओं को केवल आज्ञाकारी पत्नियां बनाना चाहते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बनाना चाहते थे। तो इन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग कृति क्या लिखी? स्त्री धर्म विचार लिखी। और महिलाओं के लिए पुस्तकें, अगला टॉपिक हमारा है महिलाओं के लिए पुस्तकें। तो खालसा पुस्तिका सभा,
द्वारा यह संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, केवल पत्नी बनकर के चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहिए। बटाला केंद्रीय कलकत्ता में संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं प्रकाशित की और बटाला क्षेत्र जो कलकत्ता में था, जहां उपन्यास और धार्मिक ग्रंथों सहित विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय किताबें प्रकाशित की जाती थी। ये किताबें बहुत ही सस्ती और इन पर काठ की तख्ती एवं लिथोग्राफी रंगों की सहायता से तस्वीरें बनाई जाती थी। बच्चों, तो सबसे पहले कलकत्ता का बटाला क्षेत्र जो है वह प्रकाशन का प्रमुख केंद्र बना और यहाँ पर सस्ती किताबें छापी जाने लगी और काठ की तख्ती एवं लिथोग्राफी रंगों की सहायता से तस्वीरें बनाई जा रही थी। कहाँ पर? बटाला क्षेत्र, कलकत्ता में। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंट और गरीब जनता। तो 19वीं सदी के अंत तक मद्रासी शहरों में किताबें सस्ती हो गई थी और गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो गई थी। जब कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसे हर वर्ग इस्तेमाल करता है बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो जब किताबें भी सस्ती हो गई तो हर वर्ग के लोग किताबों का इस्तेमाल करने लगे और 20वीं सदी के प्रारंभ में बड़े शहरों या कस्बों तथा संपन्न गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे थे और ये पुस्तकालय प्रतिष्ठा के प्रतीक थे जो लोगों की किताबों तक पहुंच सुनिश्चित कराते थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट और जातिवाद। तो 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाने लगा। तब जाति पर आधारित पुस्तिकाओं का प्रकाशन 19वीं शताब्दी के अंत में किया जाने लगा, जिसमें ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों पर प्रकाश डाला। तो पहली बार जाति व्यवस्था पर प्रहार करने वाली पुस्तक थी गुलामगिरी और लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। और 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने भी अपनी कृतियों द्वारा जाति प्रथा पर घोर विरोध किया। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने वर्ष 1938 में अपने लेख छोटे और बड़े सवाल द्वारा जातीय और वर्गीय शोषण पर विरोध के स्वर बुलंद किए। वर्ष 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर ने सच्ची कविताएं नामक लेख लिखा और जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। तो इस प्रकार मुद्रण संस्कृति द्वारा 19वीं सदी के अंत में जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किया गया और प्रिंट और प्रतिबंध और जैसे जैसे विभिन्न विषयों पर किताबें लिखी जाने लगी वैसे ही इन पर प्रतिबंध लगना भी शुरू कर दिया गया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून पास कर दिए और 1836 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेंटिंग को अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा तत्काल पत्रिकाओं का सामना करना पड़ा और वह प्रेस कानूनों को संशोधित करने के लिए सहमत हुए। उदारवादी औपनिवेशिक
अफसर टॉमस मैकाले ने नए कानून भी बनाए जो पूर्व की स्वतंत्रता को बहाल करते थे। तो जैसे जैसे प्रिंट का विकास हो रहा था, प्रिंट सस्ती हो रही थी, वैसे वैसे ही पाठक वर्ग बढ़ रहा था। और जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि राजनीति के से लेकर के विभिन्न संस्थाओं तक, घरों से लेकर के कॉलेजों तक पुस्तकें उपलब्ध हो गई थी, लोग पढ़ने लगे थे, लोगों का एक दूसरे से रिश्ता जुड़ गया था और लोग अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। तो जाति प्रथा में जो बुराइयां व्याप्त थी उसके खिलाफ भी प्रिंट उसको दूर करने के लिए मुद्रण का सहारा लिया गया। इसी प्रकार से राजाओं द्वारा जो अत्याचार जुर्म जनता पर किए जा रहे थे उसको दूर करने के लिए भी प्रिंट का सहारा लिया गया, मुद्रण संस्कृति का सहारा लिया गया। और इसी के साथ ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को जगाने के लिए भी प्रिंट का सहारा लिया गया, प्रेस का सहारा लिया गया। और परिणाम यह हुआ कि फिर अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों का सहारा लिया गया। तो सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाया 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा लॉर्ड लिंटन ने। तो लिंटन ने भारतीय जनता के भावों को, जो उस समय स्वतंत्रता के लिए मुखर हो रही थी, ऐसे पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया। और किस एक्ट के द्वारा रोक लगाया था बच्चों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा, जो 1878 में लागू किया गया था। और इसी तरह से जो भी देशी समाचार पत्र निकलते थे, जो अंग्रेजी सरकार के जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको अंग्रेज सरकारों ने प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। और प्रेस और 1857 के विद्रोह के बाद, तो बच्चों जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी छापी। इसी तरह से बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता को जगाने का प्रयास किया। जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और इसके पश्चात भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं। तो प्रेस और 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की क्या स्थिति रही भारत में, अब हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति नए कानून प्रावधान में शामिल किए गए। और आयरिश प्रेस कानून के आधार पर 1878 में, जैसा कि अभी हमने बताया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया। यानी जो भी पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय भावना को उभारने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती थी, उनको प्रतिबंधित करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। किस एक्ट के माध्यम से बच्चों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से। और इसके अंतर्गत अखबार को बंद करने तथा मशीनों को छीनने का प्रावधान भी शामिल किया गया। दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी आलोचना को खत्म करने की कोशिशों का विरोध जारी रहा। और 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया, जिसके विषय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार में अपनी हमदर्दी को जताया। परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक विरोध हुआ
अब इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया गया था, उसके बावजूद लोगों के प्रिंटिंग प्रेस छीन लिए जा रहे थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता ने साहस को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विभिन्न प्रकाशकों ने अपना प्रकाशन कार्य जारी रखा और क्रांतिकारियों को काला पानी की जो सजाएं अंग्रेजों द्वारा दी जा रही थी, उस पर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका में, अखबार में लिखना शुरू किया, जिससे कि भारत में व्यापक विरोध हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि ये मुद्रण संस्कृति हर पक्ष को प्रभावित की। इससे न तो महिलाएं अछूती रहीं, ना ही राजनीतिक क्षेत्र अछूता रहा, ना ही सांस्कृतिक क्षेत्र अछूता रहा। और वर्तमान समाज में तो मुद्रण संस्कृति हमारे जीवन शैली का अनिवार्य अंग बन चुका है। हम जहाँ भी निगाह डालते हैं, हमारे चारों तरफ मुद्रित की हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं और हमें वर्तमान में अगर आगे बढ़ना है तो इनका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति एक क्रांतिकारी संस्कृति है और इसी के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लोग सभ्य होते चले गए, विभिन्न आविष्कार हुए, विभिन्न खोज हुए और एक दूसरे के भावनाओं को, विचारों को समझने में आसानी हुई। और इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार हम फिर पूरे चैप्टर के सारांश पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों, शॉर्टकट ध्यान से सुन लीजिए कि 19वीं सदी में मद्रास में काफ़ी सस्ते किताबें बिक रही थी, जिसकी वजह से गरीब लोग भी उन्हें खरीद कर पढ़ रहे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जो कि अक्सर बड़े शहरों या कस्बों में होते थे। यदा कदा संपन्न गाँवों में भी स्थानीय अमीर पुस्तकालय खोलना अपनी प्रतिष्ठा का विषय मानते थे। और 19वीं सदी के अंत से ही जाति भेद के बारे में किताबों में लिखा जाने लगा, जिसमें ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार इत्यादि लेखकों ने जाति भेद पर जोरदार लेख लिखे, जो कि पूरे भारत में पढ़े गए। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा, सुदर्शन चक्र इत्यादि लेखकों ने मिल मजदूरों के तजुर्बों को, उनके ऊपर हो रहे शोषण को लिखा। बंगलौर के मिल मजदूरों ने बम्बई के मिल मजदूरों से प्रेरित होकर खुद के लिए पुस्तकालय बनवाए, ताकि वे शिक्षित हो सकें, उनके बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता और राष्ट्रवाद का संदेश पहुँचे। इसलिए इन लोगों ने किताबें छपवाना शुरू किया और 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। नियंत्रण उन अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया, ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल गया और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया, जिससे सरकार को भाषाई क्षेत्र में छपी रपट संपादकीय को सेंसर करने का हक मिल गया, यानी रोकने का हक मिल गया। सरकार ने सभी भाषाई अखबारों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। किसी रपट में बगावत की बू आते ही अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी किसी प्रकाशन द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता था तो फिर अखबार और छपाई मशीनों को जब्त कर लिया जाता था। किसके तहत? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के कोने कोने में फैलते चले गए और बाल गंगाधर तिलक
ने जब अपने अखबार केसरी में 1907 में काला पानी भेजे गए क्रांतिकारियों के लिए गहरी हमदर्दी जताई तो 1908 में उन्हें कैद कर लिया गया और इसके फलस्वरूप देश भर में उग्र आंदोलन हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रण संस्कृति के कारण ही भारतीय जनता में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार हुआ बच्चों, और महिलाएं भी मुद्रण संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दी, जिनमें विभिन्न महिलाओं द्वारा विभिन्न पुस्तकों को लिखा गया। महिलाओं के साथ साथ कब कौन सी पुस्तक छपी और किसने लिखी, उसके विषय में भी हम एक बार प्रकाश डाल दे रहे हैं शॉर्टकट। सन 1922 में गुजराती समाचार पत्र मुंबई में छापा गया। सन 1448 में गुटेनबर्ग ने पहली बार जो प्रथम पुस्तक छपी थी वह था बाइबिल। 1448 में गुटेनबर्ग ने छापा। सन 1517 में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार पर 95 थीसिस लिखी और सन 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी छापी गई। सन 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कंट्रोल बिल पास कर दिया। सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में 1907 में काला पानी भेजे गए क्रांतिकारियों के लिए हमदर्दी भरे लेख लिखे और 1870 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में कार्टून छपने लगे। तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। राजा राम मोहन राय ने अपना अखबार संवाद कौमुदी सन 1821 में प्रकाशित किया। दो फारसी अखबार जामे जहानामा और शमसुल अखबार भी सन 1882 में ही प्रकाशित हुआ। हिंदी में छपाई की शुरुआत 1870 में हुई। जेम्स अगस्त हिक्की ने सन 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया और सन 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब कैथोलिक पुजारियों ने छापी और वुड ब्लॉक वाली छपाई का ज्ञान मार्को पोलो ने 1295 में चीन से यूरोप पहुंचाई और सन 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने जैतून से प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल तकनीकी का आविष्कार कर दिया और सन 594 से चीन में काठ के ब्लॉक या फिर एक तख्ती पर कागज़ को मोड़कर किताबें छापे जाने लगी थी। इस प्रकार हम मुद्रण संस्कृति के विषय में आप लोगों को समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाल चुके हैं और कुछ कठिन वर्ड आए हैं इस चैप्टर में, उस पर भी हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। जैसे सुलेखन। सुलेखन किसे कहते हैं? सुंदर एवं कलात्मक लेख को सुलेखन कहा जाता है। मुद्रण संस्कृति का मतलब समाज के रीति रिवाजों, आस्थाओं, मांगों तथा अन्य प्रतिक्रियाओं को लेखन के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं, कहानियों आदि के रूप में प्रस्तुत करना मुद्रण संस्कृति के अंतर्गत आता है। वेलम। वेलम जानवरों के चमड़े या पतली खालों पर लिखना, जो कि कुलीन वर्ग के लोग पढ़ते थे। बुक जो वेलम पर छपा रहता था, वे सस्ती किताबों को नहीं पढ़ते थे, तो वेलम किसे कहा जाता था? जानवरों के चमड़े या पतली खालों पर लिखना वेलम कहलाता था। फतवा इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहा जाता था। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता था। गैली धातुई प्रेस जिसमें टाइप को फैलाकर इबारत बनाई जाती है उसे गैली कहा जाता था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार जो 16वीं सदी में
मार्टिन लूथर द्वारा धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन, जिसके फलस्वरूप रोमन कैथोलिक चर्च दो भागों में विभक्त हो गया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इक्विजिशन, विधर्मियों की पहचान करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इक्विजिशन कहा गया। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को भी शॉर्टकट बता दिया है बच्चों। आप लोग इसको जो हमने लास्ट में सारांश के तौर पर बताया है उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।